हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इलेक्शन रिजल्ट से पहले जम्मू कश्मीर में बरामद हुआ विस्फोटक दोस्तों इलाका कर दिया गया है सील। बताएंगे क्या है खबर, साथ ही साथ मुइजू से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का आया बयान, बताएंगे क्या कहा मालदीव को लेकर। तो वहीं भारत सीमा पर चीन की चालाकी आपको दिखाएंगे, कैसे अपने टैंकों को इस कवच के साथ कर रहा है लैस, बताएंगे क्यों डर रहा है चाइना। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास आने वाला है ये सबसे खतरनाक आसमानी हथियार, जिसके बारे में सोचकर ही कांप जाएंगे चीन और पाकिस्तान। साथ ही साथ बताएंगे आज का दिन कभी नहीं भूलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह जी ने लिखा इस यात्रा का साक्षी हूं। बताएंगे आज कौन सा दिन है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। तो सारी जानकारी विस्तार से सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ या आप भारतवासी हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर, इलेक्शन रिजल्ट से पहले बरामद हुआ विस्फोटक इलाका कर दिया गया सील। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजे 8 अक्टूबर को आने वाले हैं। इसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर भी कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। तो वहीं जानकारी मिली है कि राजौरी में आईईडी बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार राजौरी के सरानू क्षेत्र में आईईडी जैसा विस्फोटक बरामद किया गया है। वहीं विस्फोटक की जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। आईईडी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सरानू के इलाके को घेर लिया और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद आतंकवादी कोई ना कोई बड़ा साजिश रच सकते हैं, जम्मू कश्मीर को दहला सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति के भारत में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद मोदी जी का बयान, कहा मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देता रहेगा भारत। तो उधर मुइजू ने मोदी जी को माले आने का दे दिया है न्योता। दोस्तों भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुइजू ने मालदीव में हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान मुइजू ने प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव आने का निमंत्रण भी दिया। मुलाकात और बैठक के बाद दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस में एक संयुक्त बयान जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमने आपसी सहयोग, हमने आपसी रणनीतिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम संबंध है और हमने इसमें हमेशा मालदीव के लोगों के हितों को प्राथमिकता दी है। इस दौरान मुइजू ने कहा कि हमारे नए व्यापक विजन दस्तावेज में विकास, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, भागीदारी, ऊर्जा परियोजनाएं, स्वास्थ्य आदि शामिल है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव आने का निमंत्रण देना चाहूंगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को मालदीव को सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेष रूप से हाल ही में दी गई बजटीय सहायता के लिए भारत जरूरत के समय मालदीव के साथ खड़ा रहा है। यानी कि दोस्तों अब आपने देखा और सुना मुइजू के इस बयान को, इससे क्लियर देखने को मिल रहा है कि मालदीव के ये राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति कच्चे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। शुरू में बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ा ली थी इन्होंने चाइना के साथ में और भारत को दरकिनार कर लिया था। लेकिन अब जब आईना दिख गया है मुइजू को, तो अब उसे पता चल चुका है कि भारत के बिना उसका काम नहीं चलने वाला। कल कोई बात भी हो जाती है तो सबसे पहले भारत ही मौजूद रहेगा, क्योंकि भारत पास में है और चाइना सिर्फ गोली ही देता है। ये बात अब जाकर के मुइजू को पता लगी। ऐसे में भारत के साथ अब जटिलता छोड़ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ झुकते नजर आ रहे हैं मोहम्मद मुइजू। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा। भारत के साथ पंगा वाकई में मुइजू को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें, भारत सीमा पर चीन की बहुत बड़ी चालाकी आपको बताते हैं। अपने टैंकों को वो कोप केज कवच से किया लैस, क्यों डर रहा है ड्रैगन। दरअसल चीन ने भारत की सीमा पर तैनात अपने टैंकों को कोप केज से लैस कर दिया है। हाल में ही आई तस्वीरों में चीन का अल्ट्रा लाइट टैंक ZTQ-15 को कोप केज से लैस देखा गया है। ZTQ-15 टैंक को टाइप 15 के नाम से भी जाना जाता है। कोप केज एक धातु से बनी जाली होती है, जिसका इस्तेमाल टैंक के ऊपरी हिस्से को सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसी भी टैंक में उसके ऊपरी हिस्से को सबसे ज्यादा नाजुक माना जाता है। ऐसे में हमले के समय दुश्मन सेना टैंक के ऊपरी हिस्से को ही निशाना बनाते हैं। कोप केज के लगने से टैंकों के ऊपरी हिस्से पर दुश्मनों के ड्रोन या हथगोलों के हमलों का खतरा नहीं रहता। इसके अलावा पकड़े जाने की सूरत में भी दुश्मन सैनिक टैंक के ऊपर चढ़कर ना तो उसके ढक्कन को आसानी से खोल पाएंगे, ना ही टैंक के ऊपरी हिस्से पर हमला कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारत को आगे बढ़ता देख, भारत को विकसित देश बनता देख चाइना डरते हुए ये सब करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने आप को भारत से सुरक्षित कर सके। लेकिन भारत भी निरंतर तीसरी आंखों से चाइना को वॉच करता रह रहा है। तो वहीं आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स के पास आने वाला है ये सबसे खतरनाक आसमानी हथियार, जिसके बारे में सोचकर ही कांप जाएंगे चीन और पाकिस्तान। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स हर साल की तरह इस साल भी 8
8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही है। खास बात तो यह है कि इस महीने एयरफोर्स की ताकत को और बढ़ाने के लिए इसमें तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सबसे खतरनाक आसमानी हथियार होगा जिसके बारे में सोचकर ही चीन और पाकिस्तान कांप जाएंगे। IAF को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से इस महीने अपने पहले तेजस MK-1A लड़ाकू एयरक्राफ्ट की डिलीवरी मिलने की संभावना है। कहा यह जा रहा है कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट को एयरफोर्स पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बीकानेर स्थित नाल एयरक्राफ्ट स्टेशन पर तैनात कर सकती है। पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स द्वारा 48,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऑर्डर किए गए 83 एयरक्राफ्टों का हिस्सा होगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, इस्लामिक हुकूमत में गैर मुस्लिमों को जजिया देनी चाहिए। जी हां, पाकिस्तान में जाकिर नाइक का बयान भारत के खिलाफ भी उगला जहर। जी हां, भारत में वांछित चल रहा भगोड़ा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने उसे अपना सरकारी मेहमान बनाया है। जाकिर नाइक 1 महीने तक पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में लेक्चर देगा। असल में जाकिर नाइक इस्लाम के प्रचार के नाम पर मंच से गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगल रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में जाकिर नाइक ने गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूले जाने को सही बताया है। इसके साथ ही उसने भारत के खिलाफ भी जहर उगला। जाकिर नाइक के कार्यक्रम में एक पाकिस्तानी ईसाई ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान में ईसाइयों से नफरत क्यों की जाती है। उसने कुरान का हवाला दिया और कहा कि खुद पैगंबर मोहम्मद साहब किसी से नफरत ना करने की बात कहते थे, तो आखिर पाकिस्तान के मुसलमान इसे क्यों नहीं मानते। इस पर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। पहले तो जाकिर ने कहा कि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस्लामाबाद के शासन में गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा महफूज यानी सुरक्षित होते हैं। जाकिर नाइक ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि इस्लाम में नियम है कि अगर इस्लाम कबूल कर ले तो ठीक है, नहीं तो बस जजिया दे दे। जजिया कोई बड़ी मात्रा नहीं है, ये इनकम टैक्स से बहुत कम है। जाकिर नाइक ने आगे बताया कि जजिया का मतलब है कि आप इस्लाम नहीं कबूल कर रहे हैं लेकिन आप मानते हैं कि मैं आपके नीचे शरण चाहता हूँ। जजिया टैक्स देते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है। उसने कहा कि अगर आप जजिया देते हैं तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको सुरक्षित रखे। यानी जाकिर नाइक की माने तो इस्लामिक देशों जजिया ना देने वालों को सुरक्षित रहने का हक नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग। जाकिर नाइक ये कहना चाहता है कि अगर आप दूसरे धर्म के लोग हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, कोई भी धर्म के लोग हैं मुसलमान छोड़कर, तो आपको मुसलमान के नीचे रहना पड़ेगा। मुसलमान मुस्लिम धर्म के नीचे मुस्लिम के साथ जुड़कर रहना पड़ेगा, यानी एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि आप मुस्लिम नहीं है लेकिन मुस्लिम के साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम से थोड़े नीचे हैं, तब जाकर के आपको मुस्लिम देशों में सुरक्षित पनाह मिल सकती है। दोस्तों इस जाकिर नाइक को क्या ही कहें, आपका जवाब क्या है दोस्तों इस जाकिर नाइक भगोड़े को लेकर बताइएगा जरूर। दोस्तों इसने भारत के खिलाफ भी वहाँ पर जहर उगला। उसने कहा कि मलेशिया में हिंदू 6% है और वहाँ की सरकार हिंदुओं को जिस तरह से ट्रीट करती है, जो अधिकार दिए हैं, वो एक मिसाल है। इसके उलट भारत में 14% मुसलमान है लेकिन वहाँ सरकार क्या कर रही है। हालांकि पाकिस्तान के बारे में उसने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वो वहाँ नहीं रहता, इसलिए पाकिस्तान के बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, जिस देश को बदनाम करना है, जिस कम्युनिटी को बदनाम करना है, जिस समुदाय को बदनाम करना है, जिस धर्म को बदनाम करना है, उसके बारे में तो उसको सब पता है, लेकिन जहाँ पर उसको दिखता है कि मुसलमान की गलती है तो वहाँ पर वो चुप्पी साध लेता है और कह देता है कि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये स्ट्रेटजी फॉलो करता है भगोड़ा जाकिर नाइक। साथ ही आपको ये भी बता दें, उसकी एक और घिनौनी हरकत, पश्तून लड़की के सवाल पर तमतमा गया जाकिर नाइक। लड़की से उल्टा बोल दिया कि तुमने इस्लाम पर ही इल्जाम लगा दिया है, माफी मांगो। जबकि दोस्तों भगोड़े जाकिर नाइक को एक पश्तून लड़की ने एक्सपोज कर दिया, उसका खुलासा कर दिया। पश्तून लड़की का सवाल सुनकर जाकिर नाइक बेहद बुरी तरह से भड़क गया। लड़की ने कहा था कि मैं जिस इलाके से आती हूँ वहाँ के लोग खुद को बहुत इस्लामिक बताते हैं लेकिन वहाँ बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है लेकिन फिर भी मर्द बाहर निकलकर घूमते हैं। अब ऐसे में दोस्तों इस लड़की ने कम्युनिटी को लेकर सवाल खड़े, मुस्लिम समुदाय को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जो कि जाकिर नाइक को बिल्कुल भी लुभावना नहीं लगा और उसने भड़कते हुए लड़की से माफी मांगने की मांग कर दी। इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों, जरूर बताइएगा। तो वही बता दें, अमेरिका में हिंदू समूह ने हैरिस के पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक से संबंधों को लेकर उठा दिए सवाल। जी हाँ, अमेरिका में एक हिंदू राजनीतिक समूह ने डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के पाकिस्तानी अमेरिकी सदस्य के संबंधों पर सवाल उठाए और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनके प्रशासन के रुख को लेकर चिंता व्यक्त की है। हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट के संस्थापक और अध्यक्ष उत्सव संदूजा ने USCIRF की पिछले सप्ताह जारी रिपोर्ट के बाद यह टिप्पणी कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियां 2024 में भी बदतर रही, खासतौर से देश के आम चुनावों से पहले और तुरंत बाद के महीनों में। जी हां, भारत ने इस रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण बताया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक संदूजा ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उनके प्रचार अभियान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तानी अमेरिकी और अब USCIRF के आयुक्त आसिम महमूद की तारीफ करते हुए देखा गया। महमूद को पाकिस्तान की सरकार तथा भारत के आलोचक माने जाने वाले नेताओं से गहरे संबंधों के लिए पहचाना जाता है। वहीं आपको बता दें, गाजा से लेबनान तक तबाही मचा रहा है इजरायल, फिर भी इस्लामिक परमाणु
परमाणु बम से लैस पाकिस्तान क्यों चुप बैठा है? इजराइल की ओर से लेबनान और गाजा में लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। इजराइल के हमलों के बीच ये कहा जाता रहा है कि परमाणु हथियार रखने वाला इकलौते इस्लामिक देश होने के नाते पाकिस्तान को कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, न सिर्फ बयान देने की औपचारिकता निभाकर पल्ला झाड़ लेना चाहिए। पाकिस्तान परमाणु बम रखने वाला देश होने के साथ साथ इस्लामिक सहयोग संगठन का संस्थापक और प्रमुख सदस्य भी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें, इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान ने भारत को कह दिया शुक्रिया, महत्वपूर्ण अपील भी कर दी। साथ में कौन सी अपील की है? दरअसल मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने भारत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण अपील की है। ईरान के राजदूत ने भारत को तेहरान का महत्वपूर्ण दोस्त बताते हुए इजराइल के साथ तनाव को कम करने में भारत की भूमिका को अहम बताया है। ईरान के राजदूत ने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि ईरान को ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बनाने में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ईरानी राजदूत ने कहा कि हम भारत का समर्थन कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के विदेश विभाग की योजना है कि रशिया के कजान में होने वाले आगामी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान के बीच एक बैठक हो। मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को देखते हुए ईरान ने भारत से अपील की है कि वो इजराइल पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके संघर्ष को कम करने के लिए प्रयास करे। ईरानी राजदूत ने कहा कि भारत जैसे देशों के इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं, उन्हें तनाव कम करने के लिए इजराइल को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी की तुलना से तिलमिला जाएगा संयुक्त राष्ट्र। दोस्तों, जमाने की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो इंसान हो या संस्थान हिकारत ही झेलता है, और यही हाल है संयुक्त राष्ट्र का यानी यूनाइटेड नेशन का। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत आज इस हालत में पहुंच गई है कि इसकी उपयोगिता पर सवाल उठने लगे हैं। उपयोगिता पर उठे सवालों की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही है। विश्व जब आज बहुध्रुवीय अवस्था में कहीं युद्ध तो कहीं युद्ध जैसे हालात का सामना कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र का मूक दर्शक बनकर ठिठके रहना इस संस्था के निष्प्रभावी होने का पर्याप्त संकेत है। यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को एक पुरानी कंपनी करार दे दिया, जो बाजार से कदम ताल तो नहीं मिला पा रही है लेकिन जगह घेर रही है। जी हाँ, वहीं बता दें, चीनियों की सुरक्षा के लिए बजट तक दिया, फिर भी बलोचों ने मार डाला। बौखलाए चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास रविवार रात को हुए बम धमाके में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई और 11 लोग जख्मी हैं। इस घटना की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी के संगठन मजीद ब्रिगेड ने ली है। बलोच लिबरेशन आर्मी की ओर से पहले भी चीनी नागरिकों को निशाना बनाते हुए हमले किए जाते रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी पंजाब के लोगों की भी बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग का ये संगठन करता रहा है। एक बार फिर बलोच संगठन ने यह हमला किया है, जिससे पाकिस्तान की सरकार बौखला गई है। यही नहीं, ये संगठन ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान की सेना ने चीनी नागरिकों और प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए 45 अरब रुपए का बजट तय किया है। इसके बाद भी चीनी नागरिकों पर हमले ने उसकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। सोमवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी नागरिकों की हत्या करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। रविवार की रात को ही जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तेज धमाका हुआ था। वहीं बता दें, इस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए लापता। खोज के लिए सरकार पहुंच गई हाई कोर्ट। जी हाँ, पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के वरिष्ठ नेता अली अमीन गंडापुर लापता हो गए हैं। अली अमीन कबीलाई प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं। उनके बारे में अंतिम सूचना के तहत कहा जा रहा है कि वो शनिवार को अपने राज्य से इस्लामाबाद तक अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के विरोध मार्च का नेतृत्व करने के बाद आधिकारिक आवास पर आराम करने गए थे। उसके बाद शनिवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद स्थित अपने आधिकारिक आवास से लापता हो गए। उनके अचानक लापता होने का रहस्य रविवार को और तब गहरा हो गया जब गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि वो किसी संघीय एजेंसी की हिरासत में नहीं है। नकवी ने कहा कि सरकार को मुख्यमंत्री के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वो पुलिस में वहां पहुंचने से पहले ही चले गए थे। नकवी ने संवाददाताओं से कहा कि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वो सरकार की किसी भी एजेंसी की हिरासत में नहीं है। जी हां, मंत्री ने कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री की तलाश कर रही है, जो किसी अज्ञात स्थान पर छिपे हुए बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, आज का दिन कभी नहीं भूलते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह ने लिखा, इस यात्रा का साक्षी हूँ। बता दें, देश के प्रधानमंत्री बनकर भी गुजरात के सीएम ही बने रहे थे नरेंद्र मोदी जी। आज के ही दिन सबसे पहले संभाला था गुजरात के सीएम का कमान। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आज का दिन बहुत खास दिन है। 23 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। यह केवल गुजरात के लिए नहीं बल्कि भारत की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी आखिर गुजरात के मुख्यमंत्री कैसे बने और उनकी इस यात्रा के पीछे की कहानी क्या थी। इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी आर्काइव ने जानकारी शेयर की है, जिसका आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। मोदी आर्काइव की पोस्ट के अनुसार साल 2001 तक मोदी सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में 3 दशक बिता चुके थे। आरएसएस के एक साधारण प्रचारक से लेकर भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने नेतृत्व के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। लेकिन तब भी बहुत कम लोग जानते थे कि 1965 में कंकड़िया वार्ड सचिव के रूप में जनसंघ से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले मोदी अब एक ऐतिहासिक छलांग लगाने वाले थे। वो अब 51 साल के भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव थे। जी हाँ, ऐसे में
में पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज के दिन के लिए बधाई दे रहा है। दोस्तों आप लोग भी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। अगर आप भी उनके राजनीतिक दौर से प्रभावित हैं दोस्तों तो कहना मत भूलिएगा। और लगे हाथों आपको बता दें ये तो भी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एक्स पर। दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में मिलता है अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।